मीरा शहर से इस छोटे से गांव में शादी करके आई थी। आज सावन का पहला दिन है और सास सुधा देवी अपने प्रसिद्ध घेवर बनाने की तैयारी कर रही है। अरे मीरा बेटी, आज से सावन शुरू हो गया है। चल, मैं तुझे घेवर बनाना सिखाती हूँ। ये हमारे घर की पुरानी परंपरा है। अरे माँ जी, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। आजकल तो बाजार में मिल जाता है ना। मैं तो वीडियो देखकर सीख लूंगी। बेटी, ये सिर्फ कमाई का धंधा नहीं है। ये हमारी पुरानी परंपरा है और लोगों का भरोसा है। लोग हमारे घेवर से भगवान को भोग लगाते हैं। हाँ हाँ माँ जी, ठीक है। जब जरूरत होगी तब धैर्य से सीख लूंगी। दोपहर को मीरा वीडियो देखकर घेवर बनाने की कोशिश करती है। पहले आटा गूंथते समय मिक्सर से आटा छत तक उड़ता है, फिर चीनी की डब्बी गिरकर पूरे फर्श पर बिखर जाती है। तेल गरम करते समय वो तापमान गलत रख देती है और धुआं निकलने लगता है। आखिर में मीरा सिर से पैर तक आटे में लिपटी, चीनी से चिपचिपाई और तेल के धुएं से खांसती हुई खड़ी रह गई। हाय राम मीरा, तुमने तो पूरी रसोई को युद्ध का मैदान बना दिया है। माँ जी सही कह रही थी, ये काम आसान नहीं है। हे भगवान, लगता है यहाँ तूफान आ गया। मीरा, तू इसमें कहीं दब तो नहीं गई? बस भी करो राहुल, ये अब मुझसे नहीं होगा। मैं शहरी लड़की हूँ, ये सब गांव वाले का काम है, मेरे बस का नहीं है। उसी शाम खाना खाते समय अचानक राहुल के चेहरे पर दर्द की लकीरें दिखाई देती हैं और वो छाती पकड़कर बैठ जाता है। हाय राम, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा। अरे बाप रे बाप, क्या हुआ बेटा? जल्दी से डॉक्टर को दिखाओ। अगली सुबह डॉक्टर की जांच के बाद चर्चा होती है। मरीज को पूरा आराम चाहिए। कोई भी चिंता या भारी काम बिल्कुल मना है। अब क्या करें? सावन का मौसम आ गया है और ऑर्डर आने शुरू हो गए हैं। माँ जी, अगर आप चाहें तो मैं कोशिश कर सकती हूँ। बेटी, ये आसान काम नहीं है, पर अब कोई और चारा भी तो नहीं है। अगली सुबह से ही मीरा मजबूरी में घेवर बनाना सीखने लगती है। पहले दिन वो आटे की मात्रा गलत रखती है। दूसरे दिन तेल का तापमान सही नहीं मिलता। तीसरे दिन आकार बिगड़ जाता है। एक हफ्ते बाद की मेहनत के बाद जाकर सुधा देवी ने धैर्य से उसे राज की बात बताई। सुन मेरी बच्ची, घेवर सिर्फ एक मिठाई नहीं है, ये हमारे पुरखों का प्यार है जो हम भगवान को चढ़ाते हैं। शुद्ध घी में ही पवित्रता आती है। असली केसर से ही वो खुशबू आती है जो भगवान को भाती है। 20 साल से मैंने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया। माँ जी, आप फिक्र मत करो, मैं आपकी इज्जत का ख्याल रखूंगी। एक हफ्ते बाद मीरा का पहला परफेक्ट घेवर तैयार होता है। वाह मेरी बच्ची, ये तो बिल्कुल सही बना है। अब लग रहा है कि तू सच में सीख गई है। अरे वाह, अब तो ये माँ जी के घेवर जैसा लग रहा है। अब मुझे लगा कि मैं सच में कुछ कर सकती हूँ। इस सफलता से मीरा का आत्मविश्वास बढ़ता है और ग्राहक भी तारीफ करने लगते हैं। 15 दिन बाद मीरा को लगने लगता है कि वो इस काम में माहिर हो गई है। उसके घेवर की तारीफ सुनकर उसका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। अरे वाह, मैं तो बहुत अच्छा बना रही हूँ, लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं। तभी उसके दिमाग में पहली बार लालच का विचार आता है। उसी रात मीरा अकेली बैठी सोच रही है, अरे यार, इतना सारा पैसा आ रहा है और फिर भी कम लग रहा है। राहुल के इलाज का खर्चा, घर की जरूरतें, कौन देखने वाला है? सबको लगेगा वैसा ही है। बस थोड़े दिन ये करके पैसे जमा कर लूंगी, फिर सब सही कर दूंगी। पर उसका दिल कहता है कि ये गलत है। नहीं नहीं, माँ जी का भरोसा है, पर पैसे की भी तो जरूरत है। अगले दिन से मीरा छुपकर सस्ते सामान का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है।
कुछ दिन बाद पड़ोसी सुनीता आकर बात करती है। मीरा, आजकल तुम्हारे घेवर का स्वाद थोड़ा अलग लग रहा है, पहले जैसा मीठापन नहीं है। नहीं तो दीदी, वही तो रेसिपी है, शायद आपको लग रहा होगा। कुछ और दिन बाद रामू काका भी कुछ कहते हैं। मीरा बेटी, अरे कुछ ग्राहक कह रहे हैं कि आजकल घेवर पहले जैसे नहीं लग रहे हैं। अरे काका जी, मैं तो बिल्कुल सही बना रही हूँ, शायद उन्हें गलतफहमी हो रही है। अरे मीरा बेटी, तुम्हारे घेवर की इतनी तारीफ हो रही है कि लोग दूर दूर से मांगने आ रहे हैं। मुझे और भी चाहिए। जी काका जी, मैं कल ही भेज दूंगी। अब मैंने बड़े स्केल पर बनाना शुरू कर दिया है। घर वापस आकर मीरा छुपकर सस्ते सामान का इस्तेमाल करती है। सुधा देवी को शक होने लगता है। मीरा, बहुत से लोग कह रहे हैं कि आजकल के घेवर पहले जैसे नहीं लग रहे। तू सच बता, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ माँ जी, सब ठीक है। हो सकता है कि लोगों का स्वाद बदल गया हो। कोई बात नहीं, धंधे में ऐसा होता रहता है। मैं तो सिर्फ होशियारी से काम कर रही हूँ। सावन के आखिरी हफ्ते में पूरे गांव में उत्साह है। मीरा के घेवर की इतनी मांग बढ़ गई है कि वो हर दिन रात काम कर रही है। मीरा, कल तो मंदिर में तुम्हारे घेवर का भोग लगेगा, क्या बात है? मीरा के चेहरे पर घबराहट की लकीरें दिखती है। हाय राम, कल तो पंडित जी चखेंगे, पता चल गया तो। अगले दिन सावन के अंतिम सोमवार को मंदिर में विशेष रुद्राभिषेक का आयोजन है। पूरा गांव श्रद्धा और भक्ति में डूबा हुआ है। आज भोलेनाथ को सुधा देवी जी के खानदानी घेवर का भोग लगेगा। 30 साल से यही पवित्र परंपरा है। पंडित जी, अब मेरी बहू मीरा बनाती है, वो बहुत अच्छा बनाती है। जब पंडित जी प्रसाद का घेवर चखते हैं तो उनका चेहरा बिगड़ जाता है। अरे ये क्या बात है, ये तो बिल्कुल अलग लग रहा है। इसमें वो मिठास नहीं है जो सुधा जी के घेवर में होती थी। ये कैसा प्रसाद है? सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। मीरा का चेहरा पीला पड़ जाता है। मीरा बेटी, हमने तुम पर अंधा भरोसा किया था। हमारे बच्चे भी तुम्हारे घेवर खाते थे। सुधा जी का नाम लेकर हमसे झूठ बोला। धर्म और धंधा दोनों में धोखा। मीरा, हमने तुम्हें अपनी बहन माना था, ये क्या किया तुमने? मीरा को एहसास होता है कि उसकी गलती की वजह से पूरे परिवार की इज्जत दांव पर लग गई है। मीरा, मीरा, मैंने तुझे बेटी मानकर सब कुछ सिखाया था। तेरे हाथों में अपनी जिंदगी भर की कमाई दे दी थी। 30 साल से मैं जो नाम बना रही थी वो तूने एक ही दिन में मिट्टी में मिला दिया। अब मैं गांव वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी? तुमने हमारे खानदानी धंधे पर कलंक लगाया। 30 साल से मैंने इस काम में अपनी ईमानदारी बनाई थी। मीरा, तुमने हमारी कुल की इज्जत दांव पर लगा दी। अब हम गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। मीरा को अपनी गलती का पूरा एहसास हो जाता है। वो सबके सामने माफी मांगती है। माँ जी, सब गांव वालों, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। मैं जानती थी कि मैं गलती कर रही हूँ, पर लालच में अंधी हो गई। मैंने सोचा था कि कोई पता नहीं चल पाएगा, मगर भगवान सब देख रहे थे। मैंने आप सबके प्यार और भरोसे के साथ खिलवाड़ किया है। वो सुधा देवी के पैर छूती है। माँ जी, मुझे माफ कर दो। मैं इस गलती को सुधारने के लिए कुछ भी करूंगी माँ जी। सुधा देवी का दिल भर आता है, लेकिन वो अभी भी गुस्से में है। मीरा, इतनी आसानी से माफी नहीं मिलेगी। तूने जो किया है उसे सुधारना होगा। 2 दिन बाद मीरा अपने गहने बेचकर और निजी बचत लगाकर शुद्ध सामान खरीदती है और पूरे गांव के लिए मुफ्त घेवर बनाती है। सभी गांव वालों से मैं माफी मांगती हूँ। ये मुफ्त घेवर मेरी तरफ से माफी का तोहफा है। मैंने अपने गहने बेचकर इसे बनाया है। बेटी, गलती करना इंसानी है, लेकिन उसे मानना और उसे सुधारना दिव्यता है। तुमने अपनी गलती मान ली। गांव वाले धीरे धीरे उसे माफ करने लगते हैं। मीरा बेटी, ये घेवर तो वैसा ही है
जैसा सुधा जी बनाती थी। अब हम समझ गए कि तुम सच्चे मन से माफी मांग रही हो। मीरा, हमने देखा कि तुमने अपने गहने तक बेच दिए। ये सच्चा पछतावा है। अब जाकर तू सच्ची बहू बनी है मीरा। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन ईमानदारी से। सच कहूँ तो मेरी बीमारी में भी थोड़ा नाटक था। और वो डॉक्टर ने 2 हफ्ते आराम करने को कहा था, पर मैंने फायदा उठाकर 1 महीने आराम किया। मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लूं, पर पता नहीं था घर में इतना बड़ा तूफान आ जाएगा। क्या मतलब? तुम कब से ठीक हो? वो पिछले 2 हफ्ते से बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जब देखा तुमने क्या गुल खिलाया है तो लगा अब सच बोल देना चाहिए। तू भी कम नहीं है। अपनी जिम्मेदारी से भागने का ये नतीजा है। अब पति पत्नी दोनों को सबक मिल गया। माँ और बहू मिलकर इन दोनों को सुधारेंगी। चलो भला हो गया। अब हमें पता है कि सच्चाई का फल मीठा होता है और झूठ का अंजाम कड़वा। अंत में पूरा परिवार मिलकर एक साथ घेवर बनाता है। मीरा को समझ आ जाता है कि ईमानदारी ही सच्ची कमाई है। अब से मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगी। माँ जी की सिखाई गई श्रद्धा और संस्कार को कभी नहीं भूलूंगी। भगवान करे तेरी ये सीख हमेशा याद रहे। अब तू सच्ची घेवर वाली बन गई है। हमारी पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाएगी। सावन का पवित्र महीना खत्म हो जाता है, लेकिन मीरा के दिल में ईमानदारी और संस्कार का नया सावन शुरू हो जाता है। वो समझ जाती है कि श्रद्धा और सच्चाई ही जिंदगी का सबसे मीठा घेवर है। राजेश अपनी पत्नी सुधा और अपनी बेटी मुन्नी के साथ हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए तैयार खड़ा था। तभी पायलट सभी को हेलीकॉप्टर में बिठाने के लिए उनके पास आता है। सभी एक एक करके हेलीकॉप्टर में बैठते हैं, जिसके बाद पायलट हेलीकॉप्टर को उड़ाना शुरू करता है। तभी राजेश खिड़की से बाहर देखता है और अपनी पुरानी यादों में खो जाता है, जब उसके पिता देवी प्रसाद ने उसे अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई में कम नंबर लाने पर घर से निकाल दिया था। राजेश, हमने इतना पैसा लगाकर तुम्हारा इंजीनियरिंग में एडमिशन करवाया और तुमने क्या किया? इतने कम नंबर लेकर फेल हो गए। सारे खानदान में हमारी नाक कटवा दी तुमने। पिताजी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता, फिर भी आपने मेरा एडमिशन करवा दिया। मैं खुद का काम करना चाहता हूँ, जैसे खेती बाड़ी। खुद का कुछ करना है तो दफा हो जाओ मेरे घर से। इस घर में तुम जैसे नकारे बेटे के लिए कोई जगह नहीं है। इतना कहकर देवी प्रसाद अपने एकलौते बेटे राजेश को घर से निकाल देता है। बेचारा राजेश दर दर की ठोकरें खाने लगता है। जैसे तैसे करके उसे एक नौकरी मिलती है, जिससे वो अपने रहने और खाने का बंदोबस्त करता है। राजेश का हमेशा से ही खेती बाड़ी में बहुत मन लगता था। जब उसके पास थोड़े पैसे जमा हो जाते हैं, तो वो गांव में काफी सारी जमीन खरीदता है, जिस पर खुद खेती करता है। कुछ वक्त बाद गांव में रहने वाली सुधा से राजेश शादी कर लेता है। सुधा से शादी के बाद उसे एक लड़की होती है, मुन्नी। सब कुछ ठीक चल रहा था। ऐसे ही एक दिन मुन्नी अपने पिता के पास आकर कहती है, पापा पापा, आपको पता है मैं रोज ना रात को अपने घर के ऊपर से हेलीकॉप्टर को जाते हुए देखती हूँ। मुझे भी उस हेलीकॉप्टर में बैठना है। अच्छा, और हेलीकॉप्टर में बैठकर कहाँ जाओगे? जाना कहाँ है ये तो नहीं पता। हेलीकॉप्टर जहाँ ले जाएगा वहीं चली जाऊंगी। बस मुझे तो आसमान की सैर करनी है। ठीक है बेटा, एक दिन तुम्हें हेलीकॉप्टर में जरूर बैठा दूंगा। अपने पिता के हाथ सुनकर मुन्नी खुशी से झूम उठती है और पूरे गांव में शोर मचाने लगती है। सुनो सुनो सुनो, सब लोग सुनो। काकी, चाची, बूढ़ी, दादी, काका, सब सुनो। मेरे पापा मुझे हेलीकॉप्टर में ले जाएंगे। मैं, मेरे पापा, मेरी माँ, हम सब हेलीकॉप्टर में घूमने जाएंगे। बड़ा मजा आएगा। मुन्नी की बात सुनकर सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मुन्नी की फैलाई हुई अफवाह की वजह से सारा गांव राजेश और उसके परिवार का मजाक बनाने लगता है। ऐसे ही एक शाम उदास हुई मुन्नी अपनी माँ की गोद में सर रखकर लेटी हुई थी। तभी सुधा उससे कहती है, मुन्नी बेटा, कैसा सपना है तेरा हेलीकॉप्टर की सैर का? बेटा, हम गरीब हैं। भगवान के रहमो करम से हमारे पास खाने के लिए खाना है और खेती करने के लिए जमीन है। यही बहुत है। महंगे शौक हमारे लिए नहीं है बेटा। सुधा इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर राजेश आता है और मुन्नी भागकर अपने पिता के गले लगती है
और कहती है, पापा पापा सब लोग कहते हैं कि आपने मुझसे झूठ कहा। हम गरीब हैं और गरीबों के घर कभी हेलीकॉप्टर नहीं आ सकता। हम कभी हेलीकॉप्टर की सैर नहीं कर सकते क्या? मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। आप कभी मुझसे झूठ नहीं खाओगे। पापा हम गरीबों के घर हेलीकॉप्टर आएगा ना पापा? हाँ बेटा, आएगा, जरूर आएगा। तुम्हारा ये सपना जरूर पूरा होगा। बस तुम रो मत, चुप हो जाओ। इतना कहकर राजेश मुन्नी को चुप करवा देता है, जिसके बाद वो खेलने में मगन हो जाती है। तभी सुधा कहती है, ये आपने क्या किया? आपने उस मासूम से ऐसा वादा क्यों किया जो पूरा नहीं हो सकता? हम हमारे हालातों से भली भांति परिचित हैं, फिर भी। सुधा, भरोसा रखो। अगर मेरी बच्ची का सपना है कि वो हेलीकॉप्टर में बैठकर आसमान की सैर करना चाहती है, तो उसका ये सपना जरूर पूरा होगा। फिर चाहे मुझे दिन रात एक करके कितना भी पैसा क्यों ना कमाना पड़े, मैं अपनी बच्ची का सपना जरूर पूरा करूंगा। इतना कहकर राजेश भी अपने काम में लग जाता है। दिन गुजरते जाते हैं, पर राजेश को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर मुन्नी के सपने को कैसे पूरा किया जाए। तभी उसे अपने एक पुराने दोस्त समीर का ध्यान आता है, जो उसके साथ इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। जैसे तैसे करके वो समीर का नंबर ढूंढ निकालता है और उसे कॉल करता है। हेलो, समीर बात कर रहा है? जी हाँ, समीर बोल रहा हूँ। आप कौन? समीर, मैं राजेश बोल रहा हूँ। राजेश त्यागी, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, इंजीनियरिंग। अरे राजेश, तू इतने सालों बाद आज कैसे? अरे यार, तू तो एकदम ही भूल गया था। कितने टाइम बाद आज याद किया है। और बता, कैसा है? हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। अगर तेरे पास थोड़ा वक्त हो तो मुझे अपना पता बता दे यार, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ। हाँ, लिखना, बताता हूँ। इतना कहकर समीर राजेश को अपना पता बताता है, जिसके बाद राजेश फोन कट कर देता है और अगले ही दिन समीर के बताए अनुसार उससे मिलने उसके घर जाता है। जहाँ जाकर राजेश समीर को अपनी पूरी आपबीती बताता है, साथ ही मुन्नी के हेलीकॉप्टर के सपने की सैर के बारे में भी बताता है और कहता है, समीर, मैं मुड़कर पापा के पास तो नहीं जा सकता क्योंकि मुझे कभी नहीं अपनाएंगे, पर मैं अपनी बच्ची का दिल भी टूटते हुए नहीं देख सकता। तू मेरी बच्ची का सपना पूरा करने में मेरी मदद कर सकता है? मैं गरीब अपनी सारी जमा पूंजी लगाने के लिए तैयार हूँ। अरे यार, तू दोस्त है मेरा। तेरी मदद नहीं करूँगा तो किसकी मदद करूँगा? तू चिंता मत कर, हम मुन्नी बेटी का सपना मिलकर पूरा करेंगे। समीर से हाँ सुनकर राजेश को एक नई उम्मीद नजर आती है, जिसके बाद वो वहाँ से वापस घर आता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन समीर राजेश के घर आकर कहता है, राजेश, मैंने एक जगह बात की है, पर क्या समीर, बोल। पर खर्चा बहुत ज्यादा है। भाई पूरे 5 लाख मांगे हैं एक दिन के। तेरे पास इतने हो पाएंगे? मैं कुछ ना कुछ करके बंदोबस्त कर लूंगा। ठीक है राजेश, फिर मैं बाकी सारी बातें क्लियर कर दूंगा। जिस दिन तेरे पास इतने पैसे आ जाएं, तो मुझे फोन कर देना। इतना कहकर समीर वहाँ से चला जाता है। दिन बीतते जाते हैं। मुन्नी का सपना पूरा करने के लिए राजेश दिन रात खेतों में मेहनत करता है और जैसे तैसे करके वो 3 लाख रुपए जोड़ लेता है, पर अभी भी 2 लाख रुपए कम पड़ रहे थे। ऐसे ही एक शाम सुधा उससे कहती है, सुनिए जी, इतनी खड़ी मेहनत करके भी हम इतने ही पैसे जुटा पाए हैं। आप मुन्नी को ना क्यों नहीं कह देते हैं? नहीं सुधा, एक बार मैंने अपने पिताजी का सपना तोड़ा था। सपने टूटने का गम क्या होता है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसीलिए मैं मुन्नी को वो गम नहीं देना चाहता हूँ। अब भले ही मुझे ये घर ही क्यों ना बेचना पड़े, लेकिन मैं मुन्नी का सपना जरूर पूरा करूँगा। इतना कहकर राजेश एक लंबी सांस लेता है। वक्त गुजरता है। राजेश अपने छोटे से घर को बेच देता है और कुल मिलाकर उसके पास 4.5 लाख रुपए जमा होते हैं, पर अभी भी 50,000 कम थे। हताश परेशान राजेश अपने घर के आंगन में बैठा था। तभी उसके कानों में एक आवाज आती है, क्या हुआ राजेश बेटा, आज अपने किए पर पछतावा हो रहा है कि अगर मैंने इंजीनियरिंग कर ली होती तो आज अपनी बेटी का सपना पूरा करने में इतनी दिक्कत ना होती। अपने पिता की आवाज सुनकर राजेश चौंक जाता है और नजरें उठाकर जैसे ही सामने देखता है तो वहाँ पर उसका पिता देवी प्रसाद खड़ा था। राजेश फट से रोते हुए अपने पिता के गले लग जाता है, जिसके बाद देवी प्रसाद कहता है, पर मैं बहुत खुश हूँ, तूने कभी हार नहीं मानी, गरीबी में ही सही, पर तूने तरक्की की और अपनी मेहनत के बलबूते पर इतना सब किया। ले बेटा 50,000 रुपए, समीर बेटा ने मुझे सब बता दिया, तभी यहाँ तक आया हूँ। अब जल्दी से मुझे बहू और मेरी बेटी से मिला। देवी प्रसाद की बात सुनकर राजेश फट से सुधा और मुन्नी को आवाज देता है और अपने पिता से मिलवाता है। आखिरकार 5 लाख रुपए पूरे हो गए थे। इसके बाद राजेश समीर को कॉल करता है
समीर हेलीकॉप्टर के पायलट को बस एक बार राजेश के घर के पास खेतों में हेलीकॉप्टर लाने की विनती करता है। पायलट हेलीकॉप्टर को लेकर राजेश के घर के सामने दूर तक खुली जमीन में लैंड करवाता है। भले ही कोई अमीर हो या गरीब, अगर उसकी मेहनत और लगन सच्ची हो तो वो अपने हर सपने को पूरा कर सकता है। बस उसमें अपने सपने को पूरा करने का हौसला चाहिए, फिर वह अपनों की खुशी के लिए सब कुछ कर गुजरता है। इस तरह मुन्ने का हेलीकॉप्टर में बैठने का सपना पूरा हो जाता है और गरीब के घर हेलीकॉप्टर आ जाता है। साथ ही राजेश को अपने खोए दोस्त के साथ साथ अपने पिता का भी प्यार फिर से मिलता है और अपनी मेहनत के बलबूते पर राजेश फिर से अपनी जमीन और घर को अपने नाम करवाता है। वर्षा और नेहा दोनों एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थी। दोनों में बस इतना फर्क था कि एक गरीब थी और एक अमीर। नेहा बहुत ही अमीर घर की एक लौती बेटी थी और वर्षा के पिता छोटे से किसान थे और दूसरों के खेतों में काम किया करते थे और जैसे तैसे वो लोग वर्षा की पढ़ाई के लिए पैसे जुटा पाते थे। लेकिन फिर भी वर्षा और नेहा कभी एक दूसरे को अमीर या गरीब होने का एहसास नहीं दिलाती थी और हमेशा एक साथ रहती थी। एक दिन नेहा और वर्षा कॉलेज में बैठी थी, तभी नेहा वर्षा से कहती है, वर्षा तुम्हें पता है कल से सावन शुरू हो रहे हैं। हाँ, मेरी माँ भी मुझे सावन के बारे में बता रही थी। और तुम्हें पता है सावन के महीने में सोमवार का व्रत भी रखा जाता है। व्रत रखने से क्या होता है? मैंने सुना है व्रत रखने से अच्छा पति मिलता है। सच में? हाँ सच में, मेरे घर में तो सभी महिलाएं रखती हैं। ये व्रत अब की बार मैं भी रख रही हूँ। अच्छा, तुम रख रही हो तो फिर मैं भी रख लूंगी व्रत। हाँ, अब की बार हम दोनों ही रखेंगे ये व्रत। और ऐसे ही नेहा और वर्षा बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद वर्षा कॉलेज से घर आती है तो उसकी माँ सीता उससे कहती है, आ गई बेटी तू, अब जल्दी से अपने बाबा को खाना के लिए बुला ला और तू भी हाथ मुंह धो ले, खाना परोस देती हूँ। ठीक है माँ, मैं अभी बाबा को बुला कर लाती हूँ। इतना कहकर वर्षा अपने बाबा को बुलाने खेतों पर जाती है और फिर उनके साथ घर आती है, जिसके बाद सब लोग एक साथ खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वर्षा और उसकी माँ एक साथ बैठी होती हैं। तभी वर्षा कहती है, माँ, क्या सावन के सोमवार का व्रत रखते हैं? हाँ रखते हैं, पर तू क्यों पूछ रही है? माँ मैं भी रख लूं? क्या तुझे व्रत रखना है? नहीं बेटा, तू नहीं रख पाएगी। माँ मैं रख लूंगी, और मेरी सहेली नेहा भी तो रख रही है। अरे बेटा, नेहा और तुझ में बहुत फर्क है। तुझे पता भी है फल कितने महंगे हो गए हैं, कहाँ से लाएंगे हम इतने पैसे? तुझे घर की हालत तो पता है ना, तेरे बाबा दिन रात खेतों में मेहनत करते हैं, तब जाकर कहीं खाने के दाने और तेरी पढ़ाई के लिए जुटा पाते हैं। उसमें तेरा व्रत हमसे ना हो पाएगा। माँ, मैं आपसे फलों के लिए नहीं कहूँगी, मैं बिना कोई फल खाए पानी से ही व्रत रख लूंगी। देख ले बेटा, मैंने तुझे अभी बता दिया। हाँ माँ, मैं रख लूंगी सच्ची। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। इतना कहकर वर्षा और सीता सोने चले जाते हैं। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और सावन का पहला सोमवार आता है। वर्षा व्रत रखती है। वर्षा सुबह सुबह उठकर नहा धोकर भगवान शिव की पूजा करती है और पूरे दिन कुछ नहीं खाती पीती सिवाय पानी के। वर्षा की माँ आती है और देखती है कि भूख के मारे वर्षा का पूरा मुंह उतर गया है, तो वो जाकर बाजार से कुछ केले लेकर आती है और वर्षा को देती है, जिसे देखकर वर्षा कहती है, अरे माँ, तुम ये केले कहाँ से लाई हो? तुझे क्या, तू उसकी चिंता मत कर, तू बस खा ले। बताओ ना। घर खर्च में से मैंने कुछ पैसे बचाए थे, उसी में से लाई हूँ। माँ, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, मुझे तो भूख ही नहीं लग रही। हाँ, अब अपनी माँ से झूठ बोल रही है। तेरे चेहरे पर साफ पता चल रहा है तेरे पेट में बड़े बड़े चूहे दौड़ रहे हैं। अब जल्दी से फल खा ले, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। इतना कहकर सीता वहाँ से चली जाती है और वर्षा केले खा लेती है। कुछ देर बाद सीता वर्षा के पास आकर उससे कहती है, अरे बेटा, तुझे पता है जो व्रत रखते हैं वो झूला भी झूलते। अच्छा ठीक है, पर मैं कहाँ से लाऊं झूला? तू इसकी चिंता मत कर, मैं तेरे लिए झूला बना देती हूँ। सच्ची माँ? चलिए। अब सीता वर्षा को अपने साथ एक पेड़ के पास लेकर जाती है और रस्सी पेड़ से बांध देती है और एक लकड़ी का फट्टा रखकर झूला तैयार करती है और वर्षा से कहती है, ये ले वर्षा, अब झूला झूल ले। वाह माँ, आपने तो सच में बहुत अच्छा झूला बनाया है। अब वर्षा झूला झूलने लगती है
और उसे झूले पर बहुत आनंद आता है। अगले दिन वर्षा और नेहा कॉलेज में मिलते हैं और नेहा वर्षा से कहती है, कैसा रहा तुम्हारा पहला व्रत? अच्छा रहा नेहा। पता है मैंने सुबह सुबह भगवान की पूजा की और बहुत कुछ किया। और तुम्हें पता है माँ ने पेड़ पर रस्सी बांधकर मेरे लिए झूला बनाया था, जिसे झूलने में बड़ा मजा आया। सच में तुम्हारी माँ ने खुद झूला बनाया था? मैंने तो घर में ही झूले पर झूला था। कोई बात नहीं नेहा, अगली बार ना तुम मेरे घर आ जाना, हम दोनों झूला झूलेंगे। सच में वर्षा? हाँ नेहा, तुम मेरे घर आ जाना। ठीक है वर्षा, अब मैं अगले सोमवार को तुम्हारे घर आऊंगी और साथ में झूला झूलेंगे हम। नेहा और वर्षा कॉलेज खत्म होने के बाद अपने अपने घर जाती हैं। अगले सोमवार का दिन आता है और आज भी वर्षा और नेहा का व्रत होता है, जिस पर नेहा वर्षा के घर के अंदर दरवाजे पर खड़ी होकर उसे पुकारते हुए कहती है, वर्षा कहाँ हो तुम? आ गई नेहा बेटा, तुम जाओ, वर्षा अंदर है। नेहा वर्षा के कमरे में जाकर उससे कहती है, वर्षा क्या कर रही हो? चलो ना झूला झूलते हैं, मैं उसी के लिए यहाँ तो आई हूँ। हाँ हाँ मुझे पता है, चल चलते हैं। इतना कहकर वर्षा और नेहा झूला झूलने चले जाते हैं। काफी देर तक वो दोनों झूला झूलते हैं। थोड़ी देर बाद नेहा कहती है, वर्षा अब मुझे भूख लग रही है तो मैं अपने घर जा रही हूँ। भूख लग रही है तो अपने घर क्यों जा रही हो? यहीं कुछ खा लो। यहाँ तुम्हें पता है ना वर्षा, व्रत में खाना नहीं खाते। मुझे पता है नेहा, तुम मेरे साथ घर चलो। वर्षा नेहा को अपने घर ले आती है और उसे एक जगह पर बैठाकर कमरे में अपनी माँ के पास जाकर कहती है, माँ आप जो फल मेरे लिए लाई थी वो नेहा को दे दो, उसे भूख लगी है। पर बेटा अगर तूने वो फल नेहा को दे दिए तो तू क्या खाएगी? कोई बात नहीं माँ, नेहा मेरी अच्छी दोस्त है, उसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा। नेहा ये सारी बातें सुन लेती है और जाकर वापस अपनी जगह जाकर बैठ जाती है। वर्षा नेहा के लिए फल लेकर आती है। नेहा उन्हें खाने लगती है और अपने मन में सोचती है, वर्षा कितनी अच्छी है, अपने लिए फल ना होते हुए भी वो मेरे लिए फल लेकर आई है और मुझे अपनी इतनी अच्छी दोस्त मानती है। क्यों ना मैं भी वर्षा की थोड़ी मदद कर दूं? फल खाने के बाद नेहा वर्षा से कहती है, वर्षा अब मैं चलती हूँ। आज मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगा और बहुत मजा भी आया, लेकिन अब अगले सोमवार को तुम मेरे घर आना। नहीं नहीं नेहा, मैं वहाँ आकर क्या करूँगी? वर्षा तुम आना तो सही, हम दोनों वहाँ भी मजे करेंगे। ठीक है नेहा। इतना बोलकर नेहा अपने घर चली जाती है। अब पूरा हफ्ता बीत जाता है। फिर से सोमवार आता है। इस सोमवार को वर्षा नेहा के घर जाती है। नेहा की माँ शारदा वर्षा को दरवाजे पर देख लेती है और जाकर नेहा से कहती है, नेहा बेटा जाओ, तुम्हारी कोई सहेली आई है। लगता है वर्षा आई है। अच्छा वही वर्षा जिसकी तुम बात करती रहती हो, तूने इसी के लिए इतनी सारी तैयारी की है? हाँ माँ वही वर्षा। नेहा वर्षा के आने से पहले ही घर में बहुत सारी फलों से बनी चीजें बनवा लेती है और वर्षा को घर में ला कर कहती है, ये लो वर्षा, ये सब खाओ, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली बनाया है। पर इन सब की क्या जरूरत थी नेहा? जरूरत थी वर्षा, उस दिन जब मैं तुम्हारे घर आई थी तब तुमने भी अपने लिए फल ना होते हुए भी मुझे फल दिए खाने को। वर्षा और नेहा दोनों साथ मिलकर खाना खाते हैं और बहुत मजे करते हैं, झूला झूलते हैं। थोड़ी देर में बारिश होने लगती है। नेहा बारिश में नहाने के लिए चली जाती है, लेकिन वर्षा नहीं जाती तो नेहा कहती है, आओ वर्षा तुम भी, वहाँ क्यों खड़ी हो? नहीं नेहा, आज तुम्हारे घर आकर मुझे पता लगा कि हम गरीबों के सावन तुमसे कितने अलग होते हैं। जहाँ मेरे पास खाने को एक फल था, वहीं तुम्हारे पास कितने सारे हैं। अब इस सावन की बारिश में भीग कर मैं तुम्हारे साथ ये अमीरी गरीबी का फासला मिटा नहीं पाऊंगी। नेहा वर्षा को खींचकर उसे बारिश में ले जाती है और कहती है, देखो वर्षा, कहाँ है हमारे सावन अलग? हम दोनों के ऊपर एक जैसा ही पानी बरस रहा है। हम अमीर गरीब होंगे, लेकिन ये सावन सबके लिए एक समान है। ये सुनकर वर्षा की आंखें नम हो जाती है, जिसके बाद दोनों सहेलियां एक दूसरे को गले लगाती हैं और सावन की बारिश का खुलकर मजा लेती हैं।